हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के 2016 के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी टेरिटोरियल आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप इस यहाँ पे इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। वहाँ पर कोई भी मेरी अपडेटेड क्लासेस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कोई पीडीएफ है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, चाहे वो पीडीएफ हो। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टेरिटोरियल आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको टेरिटोरियल आर्मी की प्लेलिस्ट ढूंढनी है, जिसमें रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा और एडवांस मैथ भी अवेलेबल है। और टेरिटोरियल आर्मी के पीवाईक्यू भी सारे के सारे विद सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ इसको जाके चेक करना है और सारी की सारी क्लास आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये बात है सिर्फ यहाँ पे भी टेरिटोरियल आर्मी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी और पेपर, एफ कैट, सी डी एस, सी ए पी एफ, तो जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर जाके देखें। आपको काफी प्लेलिस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और काफी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अर्थमेटिक को सीखना चाहता है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, तो उसके लिए आई प्रेफर फिरदौसी बैच के थ्रू अगर जाओगे तो सारे के सारे पेपरों का अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड है। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं 2023-24 के पेपरों के या फ्यूचर के अंदर, 2023 के बाद ये आसान क्वेश्चन शायद ही पेपर में पूछे जाएंगे टेरिटोरियल में, क्योंकि अभी जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आई प्रेफर कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लो, बट अपना माइंड सेट करके चलो कि लेवल जो है पेपर का इससे एडवांस ही आएगा थोड़ा सा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको इसके लिए बॉड मास आना जरूरी है। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.99 लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ पे 99 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 99 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई को ऐसे लिखेंगे 14। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी डिवाइड है यहाँ पे भी, तो आप इसको पहले इससे डिवाइड नहीं करेंगे, पहले आप इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर आगे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 को पहले 11 से डिवाइड करेंगे, बाद में आप 0.7 को यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे, बट 0.7 है ये आपके पास ऊपर चला जाएगा रिवर्सिबल ऑर्डर के अंदर। ये आपको इतना सा बेसिक मेरे ख्याल से आना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट की, तो कट करके जीरो आएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा हमारे पास, ये 11 आपसे इससे कट जाएगा 9 बार, और ये सात सात इससे कट जाएगा 2 बार, तो 18/10 आएगा। तो मतलब 1.8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यहाँ पे पॉइंट जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करते हुए एक दो मिस्टेक मैंने भी की होंगी, तो हम वन बाय वन उनको भी साइड बाय साइड चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 18 लिखा था, बट 1.8 होगा पेपर में, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, तो वो वन बाय वन लाइव क्वेश्चन में ही हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर। यहाँ पे साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 6 का स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक ही 6 बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5/2 प्लस 2 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये से कट जाएगा मेरे पास 3 बार। तो यहाँ पर आएगा 121 माइनस 15 प्लस 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 126। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड पूछा गया, इनका कौन सा होगा, मतलब सिंप्लीफाई ही करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 24 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 312, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 37, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर देखो ऑफ है तो मतलब मल्टीप्लाई, ये 8 आपके पास 4 के टेबल से इससे कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 35/12 आएगा। अब जब बात आएगी एलसीएम की, तो ऊपर 316 आएगा, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 35, ये 12 है आपका, घूम फिर के ऊपर आएगा। अगर किसी बच्चे को ये भी कैलकुलेशन नहीं आती, तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं फिर भी एक बार आपको एक पॉइंट में बता देता हूँ। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है a/b c/d, तो इसका मतलब होता है ए बी तो ठीक है, जो हमारे पास डी है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सी हमारा नीचे आएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, ये स्टेटमेंट तो ठीक है 316, अगर इसकी बात करेंगे तो सर ये ए है, इसका बी कौन सा होगा, इसका बी यहाँ पे 1 होगा, इसके डिवाइड में हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये मेरे पास यहाँ पे सी है और ये डी है, तो ये डी आपके पास घूम के ऊपर आएगा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई के बाद आपके पास आंसर आएगा 3792 डिवाइड बाय 400
9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, एलसीएम बेस्ड है। तो इसका एलसीएम वैसे तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर का आप टेबल पढ़ सकते हो। 18 इंटू 1 करेंगे 18 आएगा। 18 पे 6 और 9 डिवाइड हो रहे हैं, 18 डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम 18 ही होगा। बट यहाँ पे 12 को भी डिवाइड करना है, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। 18 इंटू 2 करेंगे 36। 36 पे आप चेक करो, ये चारों डिवाइड हो रहे हैं, तो यही इसका एलसीएम होगा। वैसे भी आप चेक कर सकते थे, जैसे 6 है, 6 इससे कट नहीं रहा 28 से, तो ये इसका एलसीएम नहीं है। 38 से नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम नहीं है। फिर आपके पास 6 जो है वो 36 और 42 से कट जाएगा। अब बात कर लो 9 की, तो 9 आपका 42 से नहीं कटेगा, फिर भी 36 आंसर आएगा। तीसरा आप मेथड लगा सकते हो यहाँ पे, इसके थ्रू यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एलसीएम के अलावा एलसीएम फाइंड करने का जो बेसिक मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हो। 6 9 12 18 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। ये 9 और ये 6 और ये 9। फिर आप इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा। 9 और 3 फिर 9। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 और 1 और 1। जो यहाँ पे नंबर बचा हुआ है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। एक्स वाई बोथ आर द ऑड नंबर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नंबर मस्ट बी इवन नंबर। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल होगा, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल होगा पेपर के अकॉर्डिंग। वैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास दो ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर को अगर मैं ऑड नंबर के अंदर ऐड करूंगा तो डेफिनेटली इवन नंबर ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर नहीं पता तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऑड नंबर को इमेजिन कर लो ना, 1 और 3, आप इनको ऐड करोगे तो इवन नंबर आ तो रहा है। इसी आप इसके थ्रू जाके देखोगे, बाकियों के थ्रू जाओगे तो वो आपके पास पोजीशन ही लेकर आएगा, ठीक है, ये इवन नंबर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऐड करना है और ये नंबर माइनस करना है, तो इसलिए आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप खुद भी यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 और 5 को ऐड करेंगे 7, 7 में से 2 को गायब करेंगे तो 5 आएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, 1 में से अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, लास्ट में 15 होगा। ये 05 नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर आपके पास थर्ड डिजिट है हमारे पास यहाँ पे लास्ट है 2, 2 एंड 0 इज 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो लास्ट में 1 1 0 होगा। 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, ये एलिमिनेटेड, ये भी एलिमिनेटेड, तो ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। फिर भी आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। इनको ऐड करना है, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है, ये पॉइंट के बाद एक है, ये पॉइंट के बाद डबल है, ये ट्रिपल है, सबको ऐड करेंगे तो एक 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 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। One man add 3 liter of water and 12 liter of milk, another 4 liter of water and 10 liter of milk. What is the ratio of strength of the milk in the two mixture? Strength का मतलब होता है दोनों के अंदर परसेंटेज की रेशियो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मिल्क कितना है, मिल्क यहाँ पे 12 है, कितने में से टोटल कितना हो गया मिक्सचर, टोटल कितना हो गया 15। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी मिल्क की। फिर से चेक कर लो, यहाँ पे वाटर कितना है 4 है, मिल्क हमारे पास 10 है, तो टोटल कितना हो गया 14। उसमें से मिल्क की वैल्यू कितनी है 10, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मिल्क की परसेंटेज आएगी। तो ऐसी तो निकालते हैं ना परसेंटेज, जितने नंबर आए, जितने नंबर आए डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा। और इन दोनों की रेशियो पूछी है, तो यहाँ पे आप इसको 100 से 100 कट कर लो, यहाँ पर आप इसको इससे कट करना चाहते हो इससे कर लो, ये हमारे पास 4 है, ये 5 आएगा, यहाँ पर कट करोगे 5 और 7 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 4/5 है और ये 5/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/25 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। काफी बच्चों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा आप इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिरदौसी बैच में अर्थमेटिक में करवाई हुई है, ठीक है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Gold is 19 times heavy as water and copper is 9 times as heavy as water. What is the ratio? The ratio in which these two metal be mixed so that the mixture is 15 times as heavy as a water. देखो वाटर से हैवी यहाँ पे गोल्ड कितना है 19, वाटर से हैवी यहाँ पे कॉपर कितना है 9। इसके कितने मिक्सचर उठाएं, इसके कितने हम यहाँ पे कंटेनर उठाएं, ताकि जो वाटर का इनका जो मिक्सचर है वाटर से वो 15 यहाँ पे टाइम हैवी हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर है ये, तो मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, जो भी रेशियो आएगी डायरेक्ट आपके पास आंसर लेकर आएगी 3/2। ये आपका सही उत्तर है।
मतलब इस वाले के हमें यहाँ पे 3 कंटेनर उठाने पड़ेंगे, इस वाले के 2 कंटेनर उठाने पड़ेंगे, तो जाके 15 टाइम जो है भी इनका मिक्सचर होगा। अब पंगा ये है, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता मिक्सचर एलिगेशन कब-कब अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है। ये इसके लिए क्या कोई और मेथड भी है? इसके लिए एवरेज का मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। एवरेज का दूसरा मेथड मिक्सचर एलिगेशन होता है, बट इसकी कुछ कंडीशन होती है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। A certain amount divided between Kavita and Rima in the ratio of 4:3. If Rima get 2400 तो बताओ अमाउंट क्या है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे रीमा की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू आपके पास 2400 है, सो वी कैन से 1 इज इक्वल टू 800। सो आफ्टर ऑल द 4 एंड 3 टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 5600। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A batsman has a certain average of runs for 16 innings. In the inning, he makes a score of 85 runs, thereby increasing the average his average by 3. What is the average of after the 17th inning? ये सारे क्वेश्चन जो आपको पिछले वाला क्वेश्चन जैसे मैंने ये बताया, ये वाले क्वेश्चन है, ये आपको फिरदौसी बैच में मिल जाएंगे। अदरवाइज टेरिटोरियल का अर्थमेटिक बैच है, वहां पे भी मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बेसिक से आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर होता है। अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो जो भी 16 इनिंग के अंदर सम रहा होगा, हमें नहीं पता 16 इनिंग में उसने 0 पे आउट हुआ, 15 स्कोर लगाए, 100 स्कोर लगाए, कितने उसने 100 मारे, ये भी नहीं पता, बट कोई ना कोई सम तो रहा होगा। 16 में यहाँ पे कोई ना कोई सम रहा होगा, 16 से डिवाइड करेंगे उसकी कोई एवरेज आएगी। अब क्वेश्चन वाले ये कह रहे हैं कि 16 इनिंग का सम तो ठीक है, उसमें 85 स्कोर और ऐड कर दो ये वाले, जब उसने एक इनिंग और खेल ली, 16 के बजाय में 17 इनिंग प्ले कर ली, तब उसकी एवरेज यहाँ पे 3 नंबर से बढ़ जाती है। क्लियर? सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या आएगी 16 ऑफ ए, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 17 ऑफ ए 51 इज इक्वल टू 16 ऑफ ए प्लस 85। नाउ इसको आप इसमें से माइनस करोगे ए, इसको आप इधर ले आके माइनस करोगे 34, तो एवरेज आपके पास 34 होगा। इसका मतलब आप ये उत्तर मार्क नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये एवरेज है कौन सी। ये एवरेज तब की है जब यहाँ पे हमारे पास 16 इनिंग थी। अगर पूछ लेते बताओ यहाँ पे एवरेज ऑफ ए 16 इनिंग कितनी है, तो आपका आंसर क्या होता 34 होता। अब उसने पूछा है आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर पूछा होगा तो उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर बढ़ चुके हैं, तो 3 नंबर ऐड करेंगे तो 37 इसकी एवरेज आपके पास रही होगी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 7? ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो ए की पावर 12 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 100% इज इक्विवेलेंट टू, 100% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होगा डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हो, जस्ट आपके जैसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करके आप उसी टाइम ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमें इस सेशन को बड़ा नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें 6 ऑफ ए का क्यूब, फिर यहाँ पे बी का क्यूब, सी का क्यूब है, डिवाइड बाय है यहाँ पे 2a बी का स्केयर सी, तो सी एक बार इससे कटेगा तो यहाँ पे सी का स्केयर होगा या नहीं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे सी की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लो, तो लास्ट में मेरे पास सिंगल सी आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सिंगल सी आएगा। फिर आप चेक करोगे बी की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बी हमारे पास यहाँ पे बचेगा। फिर यहाँ पे इससे कट करेंगे तो ए की पावर 2 बचेगा, फिर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो मतलब 3a स्क्वायर bc होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी आसान क्वेश्चन है, बट काफी बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। गलती बिल्कुल भी आपने किसी भी स्टूडेंट ने नहीं करनी होती। जैसे माइनस होता है, माइनस का मतलब क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड में लिखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो आप यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और ये वाई है तो ये भी वाई नीचे आ जाएगा। और जो एक्स की पावर यहाँ पे -3 है, ये भी डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का क्यूब, और ये वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई की पावर 1। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी मैं इसको डिवाइड भी रहने देता हूँ, पहले हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ये एक्स बटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। और डिविजिबिलिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज आपकी रिवर्स हो जाती है वाई का स्क्वायर बाई एक्स। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लिखा होगा ए डिवाइड बाई बी, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर ए बाई बी। अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे ए डिवाइड बाई ए बाई बी,
तो आप इसको क्या लिखोगे, ए 1/b, और b का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा। तो जब भी आपके पास इसको आप लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई को लेकर आना है, तो आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो। क्लियर? वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो यहाँ पर y जो है वो मेरे पास इससे कट जाएगा टोटल 3 बार, तो एक y यहाँ पे बच जाएगा, और x जो है वो यहाँ पे तीनों के तीनों कट जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास 1/y बचेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 170% ऑफ 1140 का आपको यहाँ पे देखो 170 है, तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आ जाएगा 1140। ये दो जीरो जो है आपकी इससे कट जाएंगी। 7 को अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 114 को 17 से मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 17 के ऊपर। 14% लिखा हुआ है यहाँ पे 280 का, तो 14% का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 14/100, और 280 का मतलब 280, प्लस 18% है 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350, यही आएगा। अब काफी बच्चे इसमें भी कई बार मैंने देखा है गलतियां करते हैं, आपको गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। जैसे यहाँ पर देखो एक जीरो इससे कट गई, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो ये 28 लिखा हुआ है, 28 है, 28 को आप लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 इंटू 14 करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास क्लियर, 196। 196 को अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 400 से, अगर मैं 8 नंबर माइनस कर लूंगा तो 392। 392 को लिख सकते हो 39.2, क्योंकि बीच में डिवाइड भी है। अब बात कर लेते हैं इधर, तो यहाँ पे एक जीरो तो कट गया, यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2, ये इससे कट जाएगा 9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63। अब यहाँ पे 3 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 1 कैरी जाएगा, तो 102.2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। ए पर्सन वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू द हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय द सेम रूट एट ए x 2 पावर किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड के लिए आपको दो चीजें पता होनी ज्यादा जरूरी है। एक तो इसका फॉर्मूला भी होता है, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वो सीधा आंसर मार्क करेंगे, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आपको इसके साथ साथ इसका बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए, कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हालांकि आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं सर हमें अगर फॉर्मूला पता है तो टाइम बच जाएगा, बट अगर यहाँ पे 3% हो गए फिर, या फिर यहाँ पे स्पीड गिवन ही ना हो फिर क्या करोगे, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस गिवन हो फिर, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन वहां पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये टोटल डिस्टेंस वाला फंडा समझना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला आपका तभी लगता है जब यहाँ पे सेम रूट होगा, मतलब सेम डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गया फिर, तो उसके लिए भी आपको ये चीज पता होनी लाजमी है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लिख लेते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे y किलोमीटर है, ये यहाँ की दूरी y किलोमीटर है। अगर एवरेज स्पीड पूछा गया है तो y किलोमीटर वो पर्सन जाएगा, y किलोमीटर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अलग अलग होता तो भी लिख सकते थे यहाँ पे, बट अगर अलग अलग नहीं है सेम है तो y प्लस वाई। डिवाइड बाय लिखा हुआ है टोटल टाइम, वी नो द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे y, और स्पीड कितनी है x1। तो पहले वाले का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी स्पीड, उसका टाइम आएगा। दूसरे का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय दूसरे वाले की स्पीड। अब ऊपर वाले को सिंपलीफाई करेंगे तो 2y आएगा, नीचे वाले में से y को कॉमन निकाल लोगे और एलसीएम ले लोगे तो x1 x2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे x2 प्लस x1। ये y इससे कट जाएगा और ये डाटा ऊपर चला जाएगा बिकॉज डिवाइड में है, तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ x1 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। A house of a height 20-meter long, tree is broken by the wind at the top of a top, struck by the ground at an angle of a 30 degree. The height of the point where the tree is broken. कितनी हाइट से टूटा ये पूछा गया। मान लो यहाँ पर हमारे पास ट्री है, वो यहाँ से कहीं से टूट के वो ग्राउंड से ऐसे गिर चुका है, और उसका जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर वो 30 डिग्री है। कई बार मैंने बच्चों को देखा ये समझ नहीं आता कि सर ये वाला एंगल 30 होगा या ये वाला एंगल 30 होगा। आपके दिमाग में भी ऐसी चीजें आएंगी ना पेपर में। अब आपको उसको देखो बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा कि ये एंगल 30 होगा या ये एंगल 30 होगा। आपके जो पेपर की सॉरी ये वाला नहीं, मैं अब बताता हूँ एक बार यहाँ पे आपको इस स्लाइड में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये टूट के गिरा है, यहाँ से मेरे पास जो है ट्री टूट के गिरा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे। क्या पता सर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे पास ये यहाँ से ट्री टूटने की बात कर रहे हैं, मैं इस सरफेस को ऐसे मिला देता हूँ
क्या सर मेरे पास ये वाला एंगल, क्या पता ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा हो। ये बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली में अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये वाला 30 है तो ये भी एंगल आपके पास 30 डिग्री ही होता है, दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइन होती है इसकी, हमेशा याद रखना, अगर आपके पास ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 30 डिग्री अवेलेबल है यहाँ पे। अब उसने दे रखा है जो हाइट कितनी है इसकी ट्री की 20, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, 20 मीटर दे रखी है। और पूछा है हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन, तो मतलब आपसे ये वाली हाइट जो है ये आपसे पूछी गई है। 30 डिग्री की बात करें तो आपको टेन 30 का यूज करना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं यहाँ पे टेन 30 डिग्री की बात करूंगा तो वो मेरे पास होता है 1/√3, जो कि होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो अगर मैं इस 30 के सामने वाला पूछूं तो वो परपेंडिकुलर है, वो 1 होगा, और बेस इसका ये होगा √3। 1 और √3 के ऊपर पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और ये 2 को, ये गिरने के बाद जो ट्री है ये टूटने के बाद यहाँ पे है, अगर ये ना टूटता तो क्या ये 2 हमारे पास इस लेंथ के बराबर होगा या नहीं? इस लेंथ के बराबर होगा। और 2 और 1 टोटल कितना हो गया? टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी मेरे पास? रेशो में 2 एंड 1 3, और इस 3 की वैल्यू आपके पास 20 मीटर अवेलेबल है। और आपसे पूछा गया कितनी हाइट से टूटा? 1 की हाइट से, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 20/3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। ए हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सबटेंड ए एंगल राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन ऑपोजिट साइड इफ द हाइट ऑफ द ऑपोजिट विंडो इज 64 मीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस। वैसे इसका शॉर्टकट काफी बच्चों को याद होगा, बट मैं चाहता हूँ कि इसका बेसिक पता चले, बाद में शॉर्टकट है वो भी हम याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी? 100 मीटर। ये हमारे पास बना लेते हैं 100 मीटर। और यहाँ से एक विंडो है जो कि यहाँ पे जमीन से 64 मीटर की हाइट के ऊपर है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये एंगल बना रही है यहाँ पे सबटेंड राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन ऑपोजिट हाउस। तो मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूँ इसके पॉइंट की, तो ये ए लिख लो, बी लिख लो, ये सी है और ये डी पॉइंट है, इसको मिला लेते हैं तो आपस में इनकी दूरी का मतलब ये डी पॉइंट है, ये आपसे पूछा गया, मतलब आपको सी और बी की दूरी पता करनी है। अगर मैं इसके बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, डी डी और ई पॉइंट बना लूं जो कि बी सी के बिल्कुल पैरेलल है, बी सी के बिल्कुल पैरेलल में डी ई पॉइंट बना सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी? थोड़ी सी रीअरेंजमेंट आपको समझनी बहुत ज्यादा लाजमी है, जरूरी है। कई बार बच्चों को ये चीजें एक बार में समझ आती है, कई बार आपको टाइम भी लगेगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये हमने अपनी मर्जी से इमेजिन किया, तो ये भी एंगल क्या होगा आपके सामने? ये भी एंगल थीटा होगा। सर कैसे? मैंने अभी अभी बताया था कि अगर मेरे पास दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये आपको क्लियर? अगर हमें ये चीज पता चल गई कि ये कुछ ऐसे है, तो आप सारे बच्चे बताओ ये छोटे वाला एंगल क्या होगा? ये वाला छोटू राम कितना होगा? ये पूरा एंगल 90 है तो ये छोटू राम हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और ये एंगल तो था ही 90 डिग्री, क्या हम ये वाला एंगल निकाल लें? सर ये 90 डिग्री क्यों है भाई? वर्टिकल एक लाइन थी तो उसमें एंगल 90 होगा ना यहाँ पे। अगर ये 90 है और ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये एंगल में एक्स मान के निकाल लूं? मतलब एक्स प्लस 90 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होगा। 90 90 आपस में 180 से कट जाएगा तो x की वैल्यू थीटा होगी, तो मतलब ये एंगल भी हमारा थीटा के बराबर होगा। ये क्लियर है सबको? आई होप सबको ये डायग्राम थोड़ी सी समझ आई। अब बात कर लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल जो है बीसीडी की। तो बीसीडी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला उसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कितना आएगा? डी। और यहाँ पे थीटा हमारे पास ये वैल्यू लेकर आए। ये क्लियर है सबको इस इक्वेशन के अंदर? इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल की जिसका नाम है यहाँ पर एईडी। इसके अंदर देखना होगा कि हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर आएगा। सारे बच्चे ध्यान रखिए, जो थीटा है उसके सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ये डी आएगा, क्योंकि यही तो डी हमारे पास, देखो ध्यान रखना, बीसी ही हमारे पास ईडी के बराबर है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर मैं सीधी उठा के लगा रहा हूँ कि ये डी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इसका क्या होगा मेरे पास? ये वाली लंबाई। ये कितना होगा? ये टोटल मेरे पास 100 है, उसमें 64 माइनस करेंगे तो क्या ये लंबाई 48 होगी? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये 48 होगी। ठीक है, अब ये भी टेन थीटा आ गया।
और ये भी tan थीटा आ गया, दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि tan थीटा इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 64/d इज इक्वल टू d/48। सो वी आर गोइंग टू से कि d का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, सॉरी हमने 48 गलत लिखा है, यहाँ पे 36 आएगा, चेक करो। 64 माइनस करना था, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है, तो ये भी 36 आएगा। तो डी का स्केयर आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 36। तो डी की वैल्यू आएगी जब मैं रूट करूंगा 64 का तो वो होगा 8, 36 का वो होगा 6। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है। A man borrowed 8,000 at 6% per annum simple interest of 5 years. After 3 years, he turned 7,000. How much money should he return at the end to settle the loan? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PRT/100 करेंगे तो आपके पास आता है यहाँ पे इंटरेस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे 8,000 की, तो 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। सर हमने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि भैया 3 साल के बाद पैसा वापस हुआ है, तो 3 साल तक कितना इंटरेस्ट होगा वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 1440। मतलब अब ये हुआ कि 8,000 के बदले में 1440 उसको अभी और देने थे, बस उसने अभी 7,000 की पेमेंट वापस की है, तो अभी यहाँ पे 2440 रुपये उसने और वापस करनी है। तो अब मेरा प्रिंसिपल ये हो गया, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम 2, 2 और 3 करेंगे तभी तो 5 साल होंगे, डिवाइड बाय 100। क्लियर। सो नाउ जीरो इससे कट कर दो, ये आएगा मेरे पास 12, ये आएगा यहाँ पे 244 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 10। अब इसको जो भी इंटरेस्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद इन दोनों को ऐड करके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। आप सारे बच्चे देखो, एक बात आपको समझना होगा कि 2440 से ज्यादा ही पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, आप इसको 10 ही मान लो, ये 12 है, आप इसको 10 मान लो, तो 244 रुपये इसमें ऐड कर लो। 244 से अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन आप इन चीजों को कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2600 कुछ आएगा। 2600 से अभी मैंने 10 माना, तो 2600 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा होगा, तो 2700 के आसपास होगा, तो ये आंसर आपका सही है। बाकी आप इसको कैलकुलेशन वाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट on the selling a book of a 16% discount on the printer article, find the ratio of the CP to the printer। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर के अंदर, आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा, बट पहले बेसिक ये है कि जो भी उसका मार्क प्राइस होगा उसके ऊपर उसने 16% का डिस्काउंट दिया, तो उससे वैल्यू कम की, मतलब 100 के बदले में, 100 के बदले में 16 वैल्यू कम कर ली, 16 वैल्यू कम कर ली, तो मतलब 84 के ऊपर बेचा होगा फिर। और ऐसे करने पे आएगा क्या, सेलिंग प्राइस आएगा। अब जो उसका सीपी है उसके ऊपर उसको 20% बढ़ा के पैसा चाहिए, तो मतलब 100 के बदले में 20% बढ़ा के चाहिए होगा, तो 120 ऊपर आएगा। और सीपी से वैल्यू अगर प्रॉफिट में आती है या लॉस में आती है तो भी क्या होता है, एसपी होता है, तो भी ये बराबर होंगे। तो ओवरऑल ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, 100 से 100 कट गया, तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ कि सीपी को इधर ही रहने देते हैं और एमपी को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 84 को यहाँ पे रहने देते हैं, 120 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीपी रेशो एमपी निकल जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल ही तो क्या होता है, सीपी और एमपी होते हैं। शॉर्टकट क्या है इसका सर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। शॉर्टकट इसका क्या होगा, जो डिस्काउंट होता है 16% का, होता तो मार्क प्राइस पे है, बट अगर डायरेक्ट रेशो में लिखना होगा तो उसको सीपी के नीचे लिखेंगे। प्रॉफिट होता सीपी पे है 20%, बट मार्क प्राइस के नीचे लिखेंगे, या फिर आप इसका वैल्यू का उठा के यहाँ पे वैल्यू का हिंट भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 के टेबल के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास 4 के टेबल के ऊपर कट के 30 आएगा, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 7:10। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। Seat of physics, chemistry, mathematics in a school are in the ratio 3:4:6, but there is a proposal to increase the seat by 10, 20, 50%। what is the ratio of increase seat? ये सारे क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इनकी रेशियो अवेलेबल है, और उसने 10% इंक्रीज कर लिया पहले वाले को। इंक्रीज का मतलब है 100 के बदले में 10 वैल्यू बढ़ा दो। 4 वाले को 20% इंक्रीज कर लिया, 100 के बदले में 20 वैल्यू बढ़ा दो। लास्ट वाले को 50%, तो 100 के बदले में 50 वैल्यू बढ़ा दो। और रेशो है तो ये जीरो जीरो कट जाएंगी, ये वाली जीरो जो है वो इससे कट जाएगी प्रॉपरली। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे 3 का टेबल है वो भी कट जाएगा, यहाँ पे 4 बार और ये 2 बार, तो बचा क्या यहाँ पे 11, 4 और 4 16, और 2 और 15 30। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 11 16 30, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ए वेल विद एन इनर डायमीटर ऑफ 40 मीटर डॉट अप टू ए डेप्थ ऑफ 15 मीटर द अर्थ इज टेकन आउट। अर्थ का मतलब होगा यहाँ पे मिट्टी बाहर निकालेगी। आउट आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड। अराउंड का मतलब सर्कुलर पार्ट में यहाँ पे स्प्रेड की गई है अप टू द विड्थ ऑफ ए 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब काफी बच्चों को ये सिस्टम जहाँ पर यहाँ तक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, आगे तो हाइट पूछा जाएगा या कोई भी लैंग्वेज पूछी जा सकती है, बट यहाँ तक आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम का कंसेप्ट लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ मिट्टी को बाहर निकाल के मिट्टी को कहीं रखेंगे तो कितनी मिट्टी बाहर निकाली वो क्या होगा, वो हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मेट में समझा देते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इनर डायमीटर, तो मतलब ये मेरे पास इनर डायमीटर है और यहाँ पे उसकी जो हाइट है, डेप्थ है, वो हमारे पास यहाँ पे 15 मीटर की तक है। 15 मीटर तक हमने यहाँ पे मिट्टी बाहर निकाली और इसका जो डायमीटर है वो 7 है। डायमीटर अगर 14 होगा तो रेडियस 7 आएगा। तो कितनी मिट्टी यहाँ से बाहर निकाली, कितनी मिट्टी यहाँ से बाहर निकाली उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होगा। ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, ये वॉल्यूम बराबर आएगा यहाँ से जो भी मिट्टी बाहर निकाली है सर्कुलर पार्ट में से, यहाँ से मिट्टी बाहर निकाली वो एक हमने यहाँ पे अराउंड जो है 21 मीटर तक की विड्थ तक हमने बाहर निकाली है। तो यहाँ से मिट्टी अगर बाहर निकालते जाएंगे, यहाँ पे रखते जाएंगे, डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट बनेगी। तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इससे यहाँ पे रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग का एरिया होगा जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है। यहाँ पर अगर 7 है, ये 21 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28, 28 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर ये छोटा वाला जो हमारे पास सर्कल है इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय आएगा इसके हाइट की। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा 28 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 के स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर। क्लियर, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हाइट की वैल्यू आएगी 1 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 25 के ऊपर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स each of length 2 meter, breadth 4 meter, height 5 meter that can placed in a box of length 20, breadth 10 and height 5 meter। तो यहाँ पे ये पूछा है कितने मैक्सिमम बॉक्स हम यहाँ पे रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी कैपेसिटी के अंदर कितने ये बॉक्स आएंगे वही पूछा है। तो अगर कैपेसिटी की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कितने नंबर ऑफ बॉक्स इसके आएंगे, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर होना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर है या कुछ और यूनिट है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव टू सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 आपका इससे कट कट कर देते हैं 5 टाइम और 4 आपका इससे कट कर देते हैं 5 टाइम। तो आंसर कितना आएगा 25 इज इक्वल टू एन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। ए फैन इज रजिस्टर्ड एट ए रुपीज ऑफ 2400 विद ए डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस ऑफ 2000। सबसे पहले हमारे पास जो 2400 रुपये है इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 10% 240 आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू मेरे पास 2160 आएगी। तो 2160 से हमें यहाँ पे 2000 तक जाना होगा तो हमें इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, 160 का। किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। तो इस वैल्यू के ऊपर हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तभी डिस्काउंट आएगा। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 7.54 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी के अप्रोक्सीमेट में, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है और इनका प्रोडक्ट 31 है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आंसर आ पाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, बी सी और सी ए। अगर मैं इन तीनों का सम देखूंगा वो 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर 100। ये आएगा मेरे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 31 दैट इज इक्वल टू 62। और 100 में से अगर मैं 62 को यहाँ पे बाहर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38, जो कि मेरे पास आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा बी, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। if a cos theta minus b sin theta equal to c then a sin theta plus b cos theta। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ का मेरा प्लेलिस्ट कोर्स देखा होगा
या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री फॉर सीडीएस भी देख सकते हैं, वहां पर दोनों में ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए गए हैं। अभी मैं इसका डिटेल सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास एक पैटर्न फिक्स क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको याद रखना पड़ता है। और पेपर में क्या होता है, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा आता है, 3 sin थीटा प्लस 4 of cos थीटा इज इक्वल टू 5। यू हैव टू फाइंड आउट 3 sin थीटा माइनस 4 of cos थीटा इक्वल टू वट। ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, या फिर यहाँ पे कोई चेंज हो जाएगा तो वो चीजें आती है। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ऑफ सी का स्केयर का क्या होगा, रूट होगा। तो यहाँ पे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ए आएगा क्योंकि दो दो बार सी नहीं ना आएगा, आप खुद ही देखो दो दो बार सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ए होगा। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस माइनस में माइनस ऑफ सी का स्केयर का रूट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 29 के ऊपर। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए कोन, मतलब हमारे पास एक सेमीस्फीयर होगा। हेमिस्फीयर मतलब कुछ ऐसा, सराउंडेड बाय कोन कुछ ऐसा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस जो है वो 3 गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 4 गिवन है। तो पूछा गया कि टोटल सरफेस एरिया बताओ इस टॉय का क्या होगा। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया जहाँ पे पेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे सरफेस एरिया अगर मैं इस कोन की बाहर से पेंट करना चाहता हूँ तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। प्लस इसका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ हमने यहाँ से बाहर बाहर से पेंट करना है, तो टोटल का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं सर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर तब होगा जब यहाँ पे पेंट करेंगे तब, अब यहाँ पे तो कोण आ गया तो यहाँ पे तो पेंट हुआ ही नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसमें से पाई क्यू हम बाहर निकाल लेते हैं 22/7, और आर 2 बार है तो आर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, मेरे पास 3, और यहाँ पे बचेगा एल। देखो हाइट मेरे पास, अब मैं कोण की बात कर लेता हूँ। हाइट अगर मेरे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसका रेडियस 3 है, तो स्लांट हाइट 5 आएगी पाइथागोरस से, तो ये आएगा 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1 बच गया 3। ये सिंप्लीफाई आप देखो सारे बच्चे खुद करोगे, क्लियर। से 22/7 को ऑप्शन में देखेंगे तो पाई अवेलेबल है, तो पाई रहने देते हैं 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा मेरे पास 6 और 5 11, 11 इंटू आप यहाँ पे 3 करोगे 33 पाई आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका काफी आसान क्वेश्चन है। 1 5 2 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 1 एंड 5 2 एंड 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल। उसके बाद है अल्टरनेट कौन कौन से हैं, 4 और 6, 4 और 6 भी अल्टरनेट है, 3 और 5 भी है, तो ये भी ठीक है। आगे 1 2 8 7 एक्सटीरियर है, 1 2 8 7 एक्सटीरियर है, ये भी ठीक है, तो तीनों सही हो गए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, या तो आप इसको रैशनलाइज करके स्क्वायर करोगे तो भी आंसर आएगा, या फिर आप ये देखो जो x हमारे पास है वो है क्या। x जो हमारे पास है वो है √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1। y क्या है इसका बिल्कुल उल्टा है। मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर x + y पूछा गया तो मैं यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर की बजाय मैं 1/x का स्क्वायर भी तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि जो x मेरे पास है वो 1/y है, या फिर आप बोल दो y = 1/x है, बात सेम ही है, क्योंकि आप इसको चेक करोगे तो सेम आएगा। अगर आपको ये पता है तो x + 1/x को अगर मैं जान लूँ तो इसका स्क्वायर करना आसान है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1, और यहाँ पे प्लस आएगा, रैशनलाइज करने की सॉरी जरूरत नहीं है, 1/x है तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे, √2 + 1 ऊपर आ जाएगा √2 - 1। कई बार बच्चों को लगता है सर कुछ अलग लिख दिया, एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये y ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम अगर इनको ऐड करेंगे तो नीचे तो 1 आएगा, क्योंकि a - b a + b, ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे 1 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा, तो आपको रैशनलाइज करने के रैशनलाइज नहीं, एलसीएम लेने के बाद नीचे तो 1 आएगा, इधर जब इसका स्क्वायर हो जाएगा √2 + 1 का होल का स्क्वायर, ऐसे ही इधर आ जाएगा मेरे पास √2 - 1 का होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आएगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। यहाँ पर इससे ये कट गया, और ये आएगा 3 और 2 और 1 3, और ये भी हो गया 3 और 3 6। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास x + 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब आपसे पूछा गया है x² + 1/x² क्या होगा, तो इसका आंसर होता है 6 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर आपका 34 आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए आपको अलजेब्रा क्लास लगानी जरूरी है, उसमें ये सारे शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। बट फिर भी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं एक स्टेप इसका ये बता देता हूँ। अभी तक हमने यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखाया कि x + 1/x कितना होता है 6।
अगर मैं इसका स्केयर करूं इस साइड भी और इस साइड भी, तो इसका स्केयर क्या हो जाएगा, मेरे पास ये स्केयर आएगा। अब ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा 36। ये इससे कट जाएगा तो 2 इधर आके माइनस होके क्या ये 34 के बराबर होगा। वही चीज मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। किरण परचेज ए स्कूटर ऑफ 24,000। After that, the value of the scooter depreciate by 5% per annum. Then its value after the 3 year. तो 5% कम करना है तो पहला 5% कम करेंगे तो 100 के बदले में 95 आएगा। दूसरी बार कम करेंगे तो 100 के बदले में 95। तीसरी बार कम करेंगे तो 100 के बदले में 95। तो आफ्टर द 3 ईयर ये कैलकुलेशन के बाद सीधा आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन जरूर है बट आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। When 40% of a number is added to 42, the result is a number itself. मतलब 40% of a number मतलब x is added to 42, तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर खुद आ जाता है, तो x ही बन गया वो। अगर मैं इसको यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये 40% है, इसको उधर लेकर माइनस कर देते हैं। जैसे 42x माइनस 40% को लिख सकते हैं 40/100 ऑफ x, जिसको कट करेंगे तो ये आएगा 2/5। आफ्टर दी एलसीएम ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 3x/5। ये इससे कट जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस। तो यहाँ पे सर्कल का और स्क्वायर का एरिया सेम है। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि अगर हमसे लास्ट में पूछा क्या हुआ है कि साइड और रेडियस का रेशो बताना है, तो मैं यहाँ पर ए का स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, रेडियस को डिवाइड ले आता हूँ। मतलब इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई के बराबर। दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि a बाई आर इज इक्वल टू रूट पाई बाई 1 होगा। और a बाई आर का मतलब है साइड रेशो रेडियस, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट पाई रेशो 1। क्लियर, रूट पाई रेशो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर का एक लॉजिक भी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 6 नंबर है तो यहाँ पे ऐसे करते करते आप बना सकते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस बना सकते हैं। बट मान लो वो सीक्वेंस हमें नहीं आता, फिर कैसे करेंगे। आप कोई भी नंबर सोच लो, जैसे यहाँ पे 999 सोच लो। अगर 999 नहीं सोचो ना, 1000 सोचो। 1000 का स्क्वायर करोगे तो आप सारे बच्चे बताओ, 3 और 2 कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, 6 जीरो आएंगी, तो ये 7 डिजिट नंबर हो गया। जब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लेंगे तो 7 डिजिट नंबर आ गया। इससे हमें छोटा नंबर चाहिए सबसे परफेक्ट स्क्वायर, तो 999 ही हुआ ना, एक से इससे एक नंबर कम। तो 999 का एक्चुअली में क्या पूछा गया, स्क्वायर। 999 का स्क्वायर क्या होगा, सर हम ऐसे करते हैं, इसको 1000 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि a माइनस पी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आसान है। इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, a का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू पी। ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास है यहाँ पे टोटल 6 जीरो, और ये कितना हो गया 2000। मतलब 6 जीरो में से 2000 के आसपास कम करना है और उसमें एक ऐड करना है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, एक होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। A Masoon can build a tank in 12 hours. After working for 6 hours, he took the help of the boy and finished the work in the another 5 hours. The time that the boy will take alone to complete the whole work. तो अकेला अगर काम करता तो उसको बॉय को कितने घंटे लगते। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए, हर एक बच्चे को ये समझ आना चाहिए कि बॉय अगर बात करें यहाँ पे एक पर्सन है, एक मैन है, और उसके साथ मैन के साथ एक बॉय है। बॉय अगर मैन की बात करें वो 12 घंटे में अकेला टैंक खाली कर सकता है। उसने 6 घंटे काम किया तो हाफ खत्म हो गया, हाफ खत्म हो गया। जो हाफ बचा हुआ है वो अगर अकेला मासूम यहाँ पे मैन खत्म करता तो 6 घंटे में हाफ खत्म कर दिया, तो 6 घंटे में अकेला खत्म कर देता। बट अगर बॉय आ गया तो वो काम यहाँ पे 5 घंटे में खत्म हुआ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये टाइम की वैल्यू है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर एफिशिएंसी को चेक करेंगे तो क्या इसका उल्टा होता है। वो जिनको नहीं पता, टाइम इनवर्सली टू एफिशिएंसी होता है, तो उसका लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। अगर यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी 5 है तो मैन की एफिशिएंसी और बॉय की एफिशिएंसी 6 है। तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर मैन की एफिशिएंसी 5 है, बॉय की क्या एफिशिएंसी रखें 6 बन जाए, तो बॉय की एफिशिएंसी 1 होगी।
अगर हमारे पास यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी 5 है, 5 घंटे के 5 एफिशिएंसी से 12 घंटे लगातार काम करे अगर, 12 घंटे 5 के एफिशिएंसी से काम करे अगर, तो टैंक हमारा यहाँ पे 60 लीटर का होगा। 60 लीटर वाले को बॉय अगर 1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो इसको टोटल 60 घंटे लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। होता क्या है, कई बार बच्चों को, ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है टैंक वाला सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, तो उनको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। बट सच बताऊं तो टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम काफी आसान टॉपिक है। एक बार जाके फिरदौसी बैच में 2-3 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, आपको ये सारे समझ आएगा कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी इनवर्सली टू टाइम कब होगा, या फिर हमारे पास अगर वर्क कांस्टेंट है तो उसके लॉजिक क्या होंगे, या फिर अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी कैसे होगा, ये सारी चीजें वहां पे बताई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37। In an army camp, ratio is available for 100 soldiers for 10 days. After 2 days, 60 soldiers join. Then for how many days will the remaining ratio जो भी हमारे पास है वो पड़ा होगा। ठीक है, तो राशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राशन के लिए सिंपल आपको समझना होगा कि अगर 100 सोल्जर है उनके लिए 10 दिन के लिए खाना अवेलेबल है। ठीक है, 2 दिन का खाना उन्होंने खाया। सिंपल सा फंडा ये है कि जो 100 बंदे थे, 10 में से 2 दिन का खाना खा लिया तो बचे कितने दिन, 8 दिन। 8 दिन के अंदर जो भी रिमेनिंग वर्क बचा है वो अभी कौन खत्म करेगा, 100 के बदले में 60 बंदे और आगे, तो 160 बंदे करेंगे। कितने दिन में करेंगे पता नहीं, बट यही काम दोबारा से करना है। जिन बच्चों को नहीं पता, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल के अंदर M1 इज ए नंबर ऑफ पर्सन, T1 इज ए टाइम, W1 इज ए वर्क, M2 is a number of person, T2 is a time, W2 is a work. So again 100% के लिए 10 दिन के लिए खाना आया था, बट उनमें से 2 दिन खाना खाया तो बच गया 8 दिन। तो 100 बंदों ने जो खाना 8 दिन में खाना था, कौन सा खाना, ये वाला, यही खाना अब यहाँ पे 60 बंदे और आगे तो 160 बंदे कितने दिन में खाएंगे। अब रिमेनिंग वर्क से कट जाएगा सीधा, 8 आपका इससे कट जाएगा, 20 इससे कट जाएगा 5, तो रोमिनी खाना सिर्फ 5 डेज के लिए चलेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 के ऊपर। द वैल्यू ऑफ सीकेंड ए 1 माइनस साइन ए सीकेंड प्लस 10। तो आपको यहाँ पर कोई और डाटा नहीं है, तो सिंपल आप क्या करोगे, थीटा को 45 डिग्री फिल कर दो। सिर्फ 45 ही क्यों करना है भाई, आप 30 कर लो, 60 कर लो, बस 0 और 90 से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि 0 में कई बार आंसर आपका गड़बड़ करेगा। बट 45, 30, 60 से हमेशा सही आएगा। कब कब आएगा 45, क्यों लगाना पड़ेगा 45, ये भी चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई है। कब 30 फिल होगा वो भी बताया हुआ है। अब अगर 45 डिग्री है तो सीकेंड 45 क्या होगा। अब कई बार बच्चों को यहाँ पे सीकेंड का समझ ही नहीं है कि यहाँ पे मतलब इसका कई बार क्या होता है ना, ऐसे आप चार्ट बनाने लग जाएंगे कुछ बच्चे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ट बनाना गलत है, बट पेपर में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल याद ही रखना पड़ेगा। आप रिवर्स ऑर्डर में याद कर लो तो आसान होगा। जैसे सीकेंड क्या होता है, सीकेंड कॉस का इनवर्स होता है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, तो सीकेंड क्या होगा, √2 होगा। जैसे कि टेन 45 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, 1/√2, सीकेंड क्या होगा, √2, टेन क्या होता है, 1। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये टू यहाँ पे आएगा, और √2 इससे कट जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। डिवाइड द नंबर 26244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, आपको इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 26244 है, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्यूब। तो क्यूब जैसे हमारे पास 2 का क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की 8 हमारे पास एक क्यूब रूट में बन सकता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आपके पास 16 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 16 नंबर है। ये क्या आपके पास कोई परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाएगा, और उसका क्यूब बनाना आसान है। तो यही क्वेश्चन आपके पास है। जैसे 26244 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले आपको ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर लो, 13122, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, 6, यहाँ पे आ जाएगा 561। क्लियर। सो उसके बाद आप इसको 3 पे डिवाइड कर लो, ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 126, ये आ जाएगा 8 और 7। फिर आप इसको यहाँ पे कट जाएगा, हाँ 3 से फिर से करके देखेंगे, ये आएगा 7, 2 एंड 9। फिर आप इसको यहाँ पे 3 से करके देखो एक बार और, ये आएगा 2 4 3।
फिर आप इसको 3 से करके देखोगे 81, फिर आप इसको 3 से करके देखोगे यहाँ पे आएगा 27। 27 को फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 से करके देखोगे 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पे 1। सो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूंगा तो ये भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर आएगा। मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास जो भी आएगा परफेक्ट क्यूब आए। तो सिंपल सी बात है, ये 2 को तो बाहर जाना चाहिए, 2 की पावर 2 तो बाहर करनी पड़ेगी क्योंकि इसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं हम, क्वेश्चन ही डिवाइड का है। अब 3 की पावर 8 है तो मैं इसको 3 का स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तभी 3 की पावर 6 बचेगा, जिसको 3 की पावर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये आपका क्यूब बन सकता है। तो मतलब इससे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये आपका आंसर लेकर आएगा 36, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। क्यूबिकल वेसल कैन होल्ड 1331 लीटर ऑफ वाटर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द वेसल इन मीटर। सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारे पास लेंथ है किसी वेसल का वो पूछा गया, तो लेंथ का एक्चुअली में वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि क्यूबिकल वेसल ने इतना पानी होल्ड किया तो उसका वॉल्यूम है ये। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे किसी क्यूब का, ये आपसे पूछा जाएगा, तो वो होता है मेरे पास साइड जो भी लेंथ है उसका क्यूब इज इक्वल टू 133 लीटर। लीटर है तो मैं इसको डिवाइड बाई यहाँ पे 1000 कर लूंगा तो मीटर में चला जाएगा क्योंकि मीटर पूछा गया। अब मीटर क्यूब के अंदर, सॉरी, यहाँ पे अगर लीटर है तो 1 लीटर के अंदर अगर मैं थाउजेंड में जाना चाहता, 1 लीटर से अगर मीटर में जाना चाहेंगे तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा और मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जो लीटर है आप यहाँ पे, सॉरी लीटर नहीं, एल है, एल को अगर मैं क्यूब कर रहा हूँ तो यहाँ पे इधर आएगा क्यूब रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा 11/10 विच इज इक्वल टू 1.1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। Spherical ball made of iron has a diameter 6 centimeter. If the density of iron is 8 grams per centimeter cube, then the mass of the ball is। तो अगर आपसे स्फेरिकल बॉल है उसका यहाँ पे डायमीटर है तो उसका रेडियस 3 होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर मेरे पास यहाँ पे 3 बार आएगा विच इज इक्वल टू, अब ध्यान रखो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय करूंगा उसकी डेंसिटी तो क्या आएगा, मास आएगा। क्लियर। सो नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस ये आपसे कट जाएगा 3 और 22/7 को उन्होंने बोला है कि 3.142 यहाँ पे आप अप्लाई करो, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे 3.142 के आसपास। क्लियर। सो नाउ आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई का हो चुका है और ये हमारे पास जो भी आएगा ये ग्राम्स के अंदर है, ग्राम में नहीं, उन्होंने केजी में पूछा है, तो केजी के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय किससे कर ले, 1000 से कर ले, ठीक है ना। ग्राम के अंदर अगर केजी कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। सो नाउ आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ये इससे कट करेंगे, ये टोटल आपके पास 4 जो है इससे कट जाएगा 250 के आसपास, और 8 और 3 कितना हो गया 24, 24 को 25 मान के आप इससे अप्रोक्सीमेट में कट कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 को डिवाइड बाय अगर 10 करेंगे तो 0.9 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 के ऊपर। ए होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज गिवन, डायमीटर अगर 4 होगा तो रेडियस 2, डायमीटर अगर 8 होगा तो रेडियस 4 होगा, ठीक है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द कोन ऑफ द बेस डायमीटर 8, उसको हमने रिकास्ट करके एक डायमीटर बना लिया, यहाँ कोन बना लिया, इसका डायमीटर इतना है तो हाइट बताओ। सिंपल सी बात है, चाहे रिकास्ट करें चाहे पानी को इधर उधर लेकर जाएंगे तो भी क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। अब यहाँ पे रेडियस इसका पहले 4 का क्यूब आएगा माइनस क्या आएगा 2 का क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे स्फीयर होगा तो पहले बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का करेंगे तो अंदर वाला वॉल्यूम बच जाएगा, ठीक है। ये आएगा किसके बराबर, ये हमारे पास कोण के वॉल्यूम के बराबर आएगा। कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर। अगर डायमीटर यहाँ पे 4 है तो रेडियस क्या होगा, यहाँ पे डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। क्लियर। सो नाउ पाई से पाई कट गया, 3 से आपका 3 कट जाएगा, एक 4 आपका इससे कट जाएगा, यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 64 में से 8 कम करेंगे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 56 इज इक्वल टू 4 ऑफ एच, ये से कट करेंगे तो 14 आएगी हाइट इसकी। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 के ऊपर। 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जैसे आपके पास टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू आएगी 4/3 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये बेस है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा। अब बात कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 3/5
यहाँ पे आएगा मेरे पास 1+3/5। सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2/5, नीचे आएगा 8/5, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर आएगा 1/4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है फिर से। तो 2x और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास यहाँ पे √3/2 माइनस 3 ऑफ y tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ये इससे कट जाएगा और हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √3 ऑफ x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 0। सो नाउ उसने ये पूछा कि x tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 माइनस, माइनस नहीं है सॉरी, प्लस आएगा √2 y cosec थीटा। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा मेरे पास √3 ऑफ x प्लस ऑफ 2y विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दूंगा तो ये √3x कट जाएगा, और इनको आप अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, देखो इसको समझना होगा, 3y माइनस ऑफ 2y विच इज इक्वल टू 0-5। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस करने के बाद माइनस ऑफ 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब x और y है तो y की वैल्यू 1 आ सकते हैं, ये ऑप्शन तो गया बाहर, या फिर ये हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू को 1 को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 5। सो वी आर गोइंग टू से कि 5 इज इक्वल टू 3/√3। सिंप्लीफाई करना आपने यहाँ पे, और x की वैल्यू आएगी √3। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा गया इस फॉर्मेट का। ये काफी आसान क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम बच्चों को इसका भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, जैसे हमारे पास कभी भी a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा लिखा होगा, तो इसका जो मैक्सिमा होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर का रूट मैक्सिमम। मिनिमम क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट बट माइनस में। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका रूट, ये कितना आएगा 25 और 9 34। तो एक बार रूट आएगा 34 प्लस का मैक्सिमम, माइनस में आएगा यहाँ पे मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और मैक्सिमा मिनिमा के सारे कंसेप्ट आपको, सारे शॉर्टकट बताए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सीडीएस, आप उसकी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 के ऊपर। Mean of 5 number is 22. If one number excluded, the mean become 19. The excluded number is, इसका भी शॉर्टकट है, बट हमें ये सोचना होगा कि मीन का मतलब क्या है, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। सम क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर 5 मेरे पास नंबर है, एवरेज उनका 22 है, तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। अब एक बंदा यहाँ से चला गया, 4 पर्सन बच गए, 4 पर्सन की एवरेज 19 है, तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 19 करके उनका सम निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर इंटू एवरेज करेंगे सम। 5 बंदों के सम में से 4 बंदों का सम अगर मैं माइनस कर दूं तो जो जो यहाँ से जा रहा है उसका सम यहाँ पे आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आएगा 76 और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 110। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 34, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 के ऊपर। Mean of a 60 student of a class is 63. That of 40 other student is 60. The mean marks of all taken together. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये पता है कि एवरेज क्या होती है। मीन का मतलब एवरेज है, एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर मेरे पास यहाँ पे 60 नंबर हैं और इनकी एवरेज इतनी है, तो इसका सम आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 63। 40 नंबर वाले जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज है 60, तो सम मल्टीप्लाई बाय नंबर करें, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे तो मेरे पास सम आएगा। अब ये 60 वाले नंबर को 40 वाले नंबर में ऐड कर दिया तो टोटल सम आ गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने, एक नंबर 60 है, दूसरे नंबर 40 है, तो क्या ओवरऑल एवरेज आएगा या नहीं आएगा। पंगा क्या होता है, कई बार लगता है बच्चों को सर ये बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होगी, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आप ऊपर वाले में से 60 को कॉमन निकाल लो और यहाँ पे बचेगा 63 और 40, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 103, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, यही हुआ। अब आप इसको यहाँ पे 0 से 0 कट कर लो और 6 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो हमारे पास आएगा टोटल 618। 618 को आप लिख सकते हो 61.8, क्योंकि नीचे 0 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 के ऊपर।
द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू। मीडियन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। असेंडिंग में वैसे ही आपको ये डाटा अवेलेबल ही था इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे असेंडिंग में लिखने के बाद ये काउंट करने कितने यहाँ पे टोटल डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 है, मतलब n हमारे पास यहाँ पे 10 होने के मतलब है कि ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन के लिए क्या करते हैं, n को डिवाइड बाय 2 करते हैं हमेशा के लिए, तो आएगा मेरे पास यहाँ पे फिफ्थ। तो ये हमारे पास पांचवा नंबर जो आया है, पांचवा नंबर चेक करो, 1 2 3 4, ये आया फिफ्थ नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। फिफ्थ के साथ आपको सिक्स नंबर को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो 42 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मीडियन आएगा। सो आप इनको ऐड करेंगे, 2 92 92 बाय 2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 46। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर चलते हैं। द गिवन वैल्यू सी डी इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पूछा गया वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर ये दोनों वैल्यू पैरेलल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऐसे पैरेलल आएंगी तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस वाई डिग्री, ये इन दोनों का सम, ये 60 का और इसका इसका पूरा, इनका सम हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो 60 इसमें से माइनस करेंगे 120, 120 में से अगर आप 48 को माइनस करोगे तो ये आएगा 42। तो 42 72 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर द सिमिलर ट्रायंगल। एंगल ए आपके पास गिवन है, एंगल ई आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो एंगल सी पूछा गया। अगर एंगल हमारे पास यहाँ पे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर ये 47 है तो ये भी एंगल 47 डिग्री होगा। ऐसे भी बोल सकते हो आप यहाँ पे कि ये एंगल अगर 83 है तो ये भी 83 डिग्री होगा। तो अगर एंगल आपसे ये वाला पूछ ले जाएगा तो इसकी वैल्यू बताओ। एक बात आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि अगर यहाँ पर ए है तो ये इस डी के पॉइंट के बराबर होगा, मतलब ये ए का डाटा डी के साथ ही बराबर करेंगे। ऐसा ना हो कि आप ए को उठा के एफ के साथ कंपेयर करो, नो। जो यहाँ पे लिखा होता है वैसी डाटा कंपेयर होता है, जैसे ए डी के साथ है, बी ई के साथ है, सी एफ के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई है तो वो मेरे पास बी के हिसाब से गिवन है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 130। अगर हमारे पास यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल को बोलेंगे तो इंटीरियर एंगल का सम 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगी, आप तीन इसको दोगे 50, 130, 130 इसमें से माइनस करेंगे तो सी एंगल आएगा मेरे पास 50 डिग्री। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। सारे के सारे सेशन के अंदर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट एनालिसिस किया अभी। इसके बाद आपको साथ ही टेरिटोरियल आर्मी के 2016 के जो बाकी क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो भी अवेलेबल होंगे, या फिर 2015, 14, 11 जो भी मुझे पेपर मिल पाएंगे उस सारे के सारा का कंप्लीट एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसको जरूर आप चेक कर लेना, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।